दोस्तों कल्पना कीजिए किसी बड़ी विदेशी कंपनी या किसी अरबपति कारोबारी को भारत के भीतर बैठे किसी संगठन को करोड़ों रुपए भेजने की आजादी मिल जाए तो क्या होगा। क्या वह पैसा गरीबों की मदद के लिए लगेगा या धीरे धीरे भारत की राजनीति, समाज, धर्म, मीडिया और जनमत को प्रभावित करना शुरू कर देगा। यही सवाल करीब 50 साल पहले भारत सरकार के सामने भी था और उसी सवाल का जवाब बना FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। लेकिन अब 2026 में सरकार FCRA में संशोधन के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। यदि यह संसद में पारित होकर कानून बनता है तो विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है। सरकार कहती है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं इससे NGOs की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज हम बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के सिर्फ तथ्यों के आधार पर FCRA का रियलिटी चेक करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गिरीश और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब गिरीश में। आज की वीडियो सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है, ये कहानी है विदेशी पैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा, NGOs, लोकतंत्र और भारत की संप्रभुता की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय भी बताऊंगा। आखिर विदेशी पैसा इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? मान लीजिए कोई विदेशी संस्था किसी भारतीय NGO को करोड़ों रुपए की फंडिंग देती है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को यह जानने का अधिकार है कि यह पैसा किस उद्देश्य के लिए आया, किसने भेजा और कहां खर्च हुआ? अगर जवाब हाँ है तो FCRA उसी का जवाब है। साल 1976 देश में इमरजेंसी लागू थी। उस समय सरकार ने यह तर्क दिया कि विदेशी धन के माध्यम से भारत की राजनीति और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। इसके बाद सन 2010 में इसका पूरा नया कानून बनाया गया। फिर सन 2020 में इसे और सख्त किया गया और अब 2026 में सरकार नया संशोधन लेकर आई है। FCRA वास्तव में करता क्या है? यह कानून विदेश से आने वाले पैसे पर रोक नहीं लगाता बल्कि उस पैसे को नियंत्रित करता है। अगर कोई संस्था, NGO, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस विदेश से डोनेशन लेना चाहती हैं तो पहले उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी, यानी रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन। किन लोगों को विदेशी पैसा लेने की अनुमति नहीं है? अब जरा सोचिए, किसी राजनीतिक दल को सीधे विदेश से पैसा मिलने लगे तो क्या होगा? इसीलिए भारत में राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, जज, सांसद, विधायक और मीडिया के उच्च पदाधिकारी विदेशी योगदान नहीं ले सकते। इन श्रेणियों पर रोक इसलिए है ताकि विदेशी वित्तीय प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। सरकार का तर्क है कि इससे लोकतंत्र पर विदेशी प्रभाव कम होगा। FCRA के फायदे। सरकार के अनुसार इस कानून के 5 बड़े फायदे हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा है आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक, तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, चौथा है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, यानी विदेशी पैसा उसी काम पर खर्च होना चाहिए जिस उद्देश्य से आया है। आखिर विवाद क्या है? यहीं से कहानी बदलती है। कई NGOs का कहना है कि कॉम्प्लायंसेस इतने कठिन हैं कि छोटी NGOs को परेशानी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने का डर, विदेशी रिसर्च फंडिंग की कमी, एजुकेशन, हेल्थ और सामाजिक परियोजनाओं पर असर, ये सब आलोचकों की प्रमुख चिंताएं हैं। कई छोटे NGOs का कहना है कि कड़े दस्तावेजी नियम, बार बार होने वाली अनुपालन प्रक्रियाएं और लाइसेंस रद्द होने का जोखिम उनके लिए चुनौती बन जाता है। उनका तर्क है इससे समाज सेवा की गति भी प्रभावित हो सकती है। सरकार का जवाब है ईमानदार संस्थाओं को डरने की
कोई जरूरत नहीं है। सख्ती सिर्फ गलत इस्तेमाल रोकने के लिए है। – 2020 में सरकार ने 4 बड़े बदलाव किए। पहला नियम है एसबीआई की एक निर्धारित शाखा में ही विदेशी धन आएगा। दूसरा नियम है एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशी फंडिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तीसरा बदलाव था एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे की लिमिटेशन 50% से घटाकर 20% कर दी गई। और चौथा बदलाव किया गया था सभी प्रमुख पदाधिकारियों के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज देना अनिवार्य किया गया। अब सबसे लेटेस्ट और नया बदलाव 2026 अमेंडमेंट बिल। सरकार का कहना है कि अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए या रिन्यू ना हो तो विदेशी फंड की संपत्ति का क्या होगा। इसीलिए सरकार डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है जो ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान की निगरानी करेगी। कुछ चर्चित मामले। अब बात कुछ उन मामलों की जिनकी वजह से एफसीआरए सबसे ज्यादा चर्चा में आया। सबसे पहले ग्रीन पीस इंडिया। सरकार ने आरोप लगाया कि विदेशी फंड का उपयोग कुछ गतिविधियों में हुआ जो राष्ट्रीय विकास की परियोजनाओं को प्रभावित कर रही थी। ग्रीन पीस ने इन आरोपों से असहमति जताई और इसे नागरिक समाज पर दबाव बताया। दूसरा केस है एमनेस्टी इंडिया का। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा एफसीआरए और वित्तीय कार्रवाई के कारण उसके संचालन पर गंभीर असर पड़ा है। सरकार का कहना था कि विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक है। नंबर 3 पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी। एक समय इनके एफसीआरए नवीनीकरण को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। बाद में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर स्थिति में बदलाव आया। यह मामला भी इस कानून को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना गया। कुछ अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई कि नियम बहुत सख्त हो सकते हैं, लेकिन ये अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति नहीं है। एमिनिटी इंटरनेशनल जैसे संगठन कहते हैं कि इससे सिविल सोसाइटी प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार का कहना है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अन्य देशों में भी विदेशी प्रभाव और फंडिंग से जुड़े कानून मौजूद हैं, इसलिए भारत कोई अलग रास्ता नहीं अपना रहा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि विदेशी योगदान प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित और संप्रभुता की रक्षा के लिए उचित नियमन कर सकता है। हालांकि ऐसे नियमों का उपयोग कानून और संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर करना होगा। अब सवाल, क्या एफसीआरए जरूरी है? अगर विदेशी पैसा भारत के लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है तो नियंत्रण जरूरी है। लेकिन अगर नियम इतने कठिन हो जाएं कि ईमानदार सामाजिक संस्थाएं भी काम न कर पाएं, तो उसका नुकसान आखिरकार देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही होगा। यही वजह है कि इस कानून पर बहस आज भी जारी है। हर लोकतांत्रिक देश के सामने यही चुनौती होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा भी हो और नागरिक समाज की स्वतंत्रता भी बनी रहे। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मुझे लगता है कि एफसीआरए का मूल उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। मेरे हिसाब से हर संप्रभु देश का यह अधिकार है कि वह अपने यहाँ आने वाले विदेशी धन की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि उसका उपयोग केवल वैध और घोषित उद्देश्यों के लिए ही हो। यह उन नीतिगत कदमों में से एक है जिन्हें सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानती है। हाँ, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि नियमों का पालन निष्पक्षता के साथ हो और ईमानदारी से काम करने वाले एनजीओस को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सेवा दोनों ही लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और सही नीति वही होगी जो दोनों में संतुलन बनाए रखे। मेरे विचार से यह भी उन नीतिगत कदमों में से एक है जिन्हें सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानती है।
FCRA सिर्फ एक कानून नहीं है, यह भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव के बीच खींची गई एक कानूनी रेखा है। एक पक्ष इसे सुरक्षा कवच मानता है, दूसरा इसे अत्यधिक नियंत्रण कहता है, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों, निष्पक्ष क्रियान्वयन और समय के साथ दिखाई देने वाले परिणामों पर निर्भर करता है। विदेशी धन अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा। असली सवाल यह है कि वह किस उद्देश्य से आता है, किसके पास जाता है और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। शायद यही सवाल FCRA का मूल आधार भी है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि FCRA जैसे कानून भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, या क्या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाया जा सके? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार के रिसर्च आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गजब गिरीश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ शानदार रिव्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।